नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। हम आज दिन भर क्रिकेट पर चर्चा कर रहे हैं। सलाम क्रिकेट कॉन्क्लेव हमारा चल रहा है ऑनलाइन, लेकिन इस समय जो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो न सिर्फ क्रिकेट बल्कि आज राजनीति में भी उनकी अपनी जगह है। दिल्ली में सांसद हैं गौतम गंभीर। बहुत स्वागत है आपका गौतम। इससे पहले कि क्रिकेट से जुड़े कुछ सवाल मैं पूछूं, मैं दिल्ली का कोरोना संक्रमण पे आपसे जरूर चर्चा करना चाहती हूं, क्योंकि जिस तरीके से और जिस रफ्तार से यहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, ये वाकई सबको चिंता होती है कि क्या जिस अनलॉक के दौर में हम घुसे उसके लिए हम तैयार थे। क्या दिल्ली की चिंताजनक स्थिति है आपके हिसाब से भी? देखिए, बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति, और मैं अभी आपके सामने एज अ पॉलिटिशियन बोल सकता हूँ, लेकिन अगर आप कॉमन आदमी से भी पूछेंगे तो उसको भी उतनी ज्यादा चिंता है। क्योंकि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि एमपी को बेड मिल जाएगा, एमएलए को बेड मिल जाएगा, जो लोग अथॉरिटी में उन सबको बेड मिल जाएगा, लेकिन एक जो कॉमन आदमी है सबसे ज्यादा सफर उसी को करना पड़ रहा है, उसी को करना पड़ेगा भी आगे। तो जब आपने अनलॉक किया था दिल्ली, और आपके पास कोई ऑप्शन भी नहीं थी, आपको अनलॉक करना ही पड़ता, क्योंकि आपके पास फाइनेंशियली आपने सब कुछ तो फ्री में दे दिया था। उस समय अनलॉक करने का बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि आप प्रिपेयर थे ही नहीं। जब फर्स्ट टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनलॉक किया था तो फिर आपको वो 2-3 महीने दिए थे कि आप अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, लेकिन दिल्ली सरकार 1 महीने बाद ही अपने घुटने टेक गई, क्योंकि सब कुछ तो फ्री में बांट दिया चुनाव में, तो पैसा था ही नहीं। तो उनके पास ऑप्शन यही थी कि अनलॉक, पूरी दिल्ली को अनलॉक करे। जब लिकर शॉप्स आपने खोली उसके बाद से आपसे स्थिति संभली नहीं, और वो बहुत ज्यादा अनफॉर्चुनेट है। उसके बाद आपने इतने ऑब्नॉक्शियस नंबर्स दिए हैं, जो आप जब बाहर आते हो तो आप प्रूव कर नहीं पाते हो। आप कहते हो आप 1 करोड़ लोगों को राशन दे रहे थे, अगले दिन 25 लाख माइग्रेंट्स दिल्ली छोड़ के चले गए। उसके बाद आप कहते हो आपके पास 30,000 बेड हैं, जनता को आप 30,000 कहते हो, हाईकोर्ट में जाके आप 2 या 3,000 बेड कहते हो। आप हालत देखो, किसी हॉस्पिटल में बेड्स नहीं है। आपने जो होटल्स को कन्वर्ट किया, उनको होटल्स में उनको गाइडलाइन नहीं दी आपको कि उनको कब से खुलना है। तो स्थिति बहुत खराब है, और ये समय नहीं है पॉलिटिक्स करने का, और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई पॉलिटिशियन सफर नहीं करेगा, सफर करेगा सिर्फ एक कॉमन आदमी। और उसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। एक वो जो इंसानियत वाला रुख है वो अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। गौतम, पॉलिटिक्स तो हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस समय मैं पॉलिटिक्स को अनलॉक नहीं करना चाहता हूं, मैं पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूं। लेकिन अल्टीमेटली जो हो रहा है कि जिस तरह से हमने देखा कि अप्रैल में कहा गया कि 30,000 बेड्स हमारे तैयार हैं, फिर 50,000 की बात हुई, लेकिन आज की तारीख में अगर 10,000 भी बेड्स नहीं हैं, तो अगर लोगों की शिकायत आती है कि उन्हें नहीं मिल रहा है अस्पतालों में जगह, चाहे दिल्ली में दिल्ली सरकार के अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, केंद्र के अस्पताल हैं, उसके बाद भी लोगों को अगर ऐसे भटकना पड़ रहा है, तो जिम्मेदारी क्या सिर्फ दिल्ली सरकार की ही हम समझें? अभी सबकी जिम्मेदारी है, और सबको जिम्मेदारी लेनी भी चाहिए। लेकिन अगर आपने 30,000 बेड बोले कि आपके पास 30,000 बेड है, तो आप कम से कम ट्रांसपेरेंसी के साथ दिल्ली की जनता को बता तो सकते हैं ये 30,000 बेड कहां पर अवेलेबल है। अगर आप 1 करोड़ लोगों को राशन और खाना खिला रहे थे, तो आपसे जब एक किचन का एड्रेस मांगा गया था, जब 7 सांसद ने आपसे बात करी थी, और 7 सांसद ने एक ही आवाज में बोला था हम किसी भी हद तक इकट्ठे काम करने के लिए तैयार हैं, जिससे दिल्ली की जनता की सफर ना करें। आपने आज तक एक किचन का एड्रेस नहीं दिया। आपने बोला कि आपके पास पैसे की कमी नहीं है, आप पीपीपी किट्स दिलवा दीजिए। पहले दिन ही मैंने उनके राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी को सारे वेंडर्स के एड्रेस दे दिए, नंबर्स भी दे दिए पीपीपी किट्स को लेके। लेकिन मैं और हमारे सारे सांसद हम मिलकर जरूर काम करना चाहते हैं। मैंने आपको पहले सवाल में भी ये जवाब दिया था कि कोई भी पॉलिटिशियन सफर नहीं करेगा। अगर आज मेरे घर में या मुझे कोरोना वायरस हो जाता है तो मुझे बेड मिल जाएगा, लेकिन दिल्ली की जनता को नहीं मिलेगा। आप कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो रख सकते हैं, जनता को ये तो बता सकते हैं कि 30,000 बेड जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बोले थे, वो 30,000 बेड कहां पर अवेलेबल है। आपने एक ऐप शुरू किया कि हम आपको बताएंगे इन ऐप में कहां पर किन किन हॉस्पिटल्स में, होटल्स में बेड्स अवेलेबल है। लेकिन आज अगर आप जमीन पे जाएंगे तो किसी को कहीं पर भी बेड अवेलेबल नहीं है। और आपने ये देखा भी होगा, आप मुझसे ज्यादा तो आपने ऑब्वियसली कवर की है ग्राउंड पे, कि कितने हॉस्पिटल्स में जाके धक्के खाने पड़ रहे हैं कॉमन आदमी को। 6-6, 7-7 हॉस्पिटल में जाते हैं, कई बार तो हॉस्पिटल बाहर से भी भगा देते हैं। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि आप प्रिपेयर थे ही नहीं। आपने इतने बड़े बड़े वायदे करे, बिकॉज आप प्रिपेयर इसलिए भी नहीं थे क्योंकि आपके पास फाइनेंसेस ही नहीं थे। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और उसके ऊपर से आपने जब डीजल पे पैसा बढ़ाया, आपको डीजल पे पैसा बढ़ाना बहुत आवश्यक हो गया था, क्योंकि अगेन लेकिन एक जो डीजल है उससे बहुत चीजें रिलेटेड है कि आप एक कॉमन आदमी की अगर फ्यूल पे पैसा बढ़ाते हैं तो उसके साथ बहुत ज्यादा, चाहे सब्जियां महंगी हो जाती है, हर चीज महंगी हो जाती है। तो इसलिए मुझे लगता है कि आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, दिल्ली की जनता को सच बताइए। और अगर हमारे साथ मिलकर किसी भी तरीके से काम करना आप चाहते हैं, हम बिल्कुल काम करने के लिए तैयार है, हर हद तक जाने के लिए तैयार है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि दिल्ली इतने बुरे तरीके से सफर करे।
क्योंकि आप सांसद हैं, लोग आपके पास आते होंगे मदद के लिए कि जो अस्पतालों में किसी तरीके से एडमिट हो जाएं। प्राइवेट अस्पतालों के रेट्स इतने ज्यादा हैं गौतम कि अगर पूरा का पूरा परिवार किसी का इन्फेक्ट हो जाए तो उसे समझ ही में ना आए कि इलाज करवाएं तो उसके पैसे क्या लोन लेकर आ रहे हैं। आपको लगता है रेगुलेट करने की भी जरूरत है दिल्ली जैसे शहरों में? 100% मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूं। मैं आपसे क्या 200% अग्री करता हूं। 5 स्टेप्स केजरीवाल जी को उठाने बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको टेस्टिंग अग्रेसिवली करवानी बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जो आपके जितने भी एमसीडी के हॉस्पिटल्स हैं, मेरी खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 एमसीडी के हॉस्पिटल्स हैं जिनको सिर्फ दिल्ली सरकार ही कन्वर्ट कर सकती है कोविड में। ईडीएमसी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के पास कोई आपने अथॉरिटी नहीं दी कि आप उन हॉस्पिटल्स को कन्वर्ट करिए। उधर भी बेड्स हैं, उधर डॉक्टर नर्सेज हैं, तो जल्दी से जल्दी आप उन हॉस्पिटल्स को कोविड सेंटर्स में हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करिए। तीसरे, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उस पर कैपिंग करनी बहुत जरूरी है जिससे कॉमन आदमी वहां पर जाकर इलाज करवा सके। चौथा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सुझाव है, जब अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बात बोली कि जी कई जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो माफिया की तरह बिहेव कर रहे हैं, तो जो भी हॉस्पिटल्स माफिया की तरह बिहेव कर रहे हैं उनके अगेंस्ट एफआईआर करवाइए। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट सुझाव, जितने सोसाइटीज है, जितने आरडब्ल्यूएज हैं, उनके प्रेसिडेंट्स को बुला के बोलिए जो भी उनके कम्युनिटी हॉल्स है जो अभी खाली पड़े हैं वहां पर बेड्स हो गए, ऑक्सीजन मास्क हो गए या फिर वेंटिलेटर्स अगर वो प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो वहां पर प्रोवाइड करिए। क्योंकि जो एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स हैं जिनको एकदम इलाज चाहिए, जो छोटे फ्लैट्स में रह रहे हैं, उनको वहां पर वो ऑक्सीजन मिल सके या फिर वहां पर उनको इलाज हो सके, वो आइसोलेट हो सके। तो ये 5 सुझाव जल्दी से जल्दी इंप्लीमेंट करने चाहिए। और सबसे पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपने बोला था कि अभी तक 4 महीने से आपने कैपिंग करी क्यों नहीं है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। आज सही कह रहे हैं कि कई हॉस्पिटल 10 लाख चार्ज कर रहे हैं, कई 8 लाख चार्ज कर रहे हैं। अगर कैपिंग होगी जहां पर कॉमन आदमी अपना इलाज करा पाएगा तभी थोड़ी दिल्ली की स्थिति बेहतर हो सकती है। नहीं तो दिल्ली की स्थिति ऑलरेडी हाथ से निकल चुकी है। शायद इसके बाद बिल्कुल ही ऐसी एक इमरजेंसी का स्टेट आ जाएगा जहां पर सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा। और हम ब्लेम नहीं करना चाहते, ना हम ब्लेम गेम खेलना चाहते हैं, लेकिन कम से कम ट्रांसपेरेंसी तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं दिल्ली के सीएम से। लेकिन क्योंकि दिल्ली गवर्नमेंट ने खुद अपनी तरफ से कहा है कि नेक्स्ट 50 डेज कोरोना का जिस तरीके से टाइमलाइन दिया गया है वो अपने आप में जो डरा रहा है, लोग डरे या फिर समझें कि कुछ किया जा रहा है जो इसको कंट्रोल कर पाए। शायद देखिए, बहुत अनफॉर्चुनेट है कि आपने 6 साल में आपकी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है दिल्ली में उसके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं किया। बहुत अनफॉर्चुनेट, क्योंकि आप सिर्फ 3 महीने ही नहीं हुए सीएम बने, आप 6 साल से दिल्ली के सीएम हैं। और आपने जो अपना चुनाव लड़ा था वो आपने 2 इश्यूज पे लड़ा था। एक इशू था वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पे। आपका 3 महीने में पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स हो गया। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि इतना आपने जो पैसा आपको मिलता है, दिल्ली सरकार को मिलता है, अगर आप सही तरीके से लगाते और अपने विज्ञापनों पे नहीं लगाते। आप इस महामारी के वक्त भी इतने बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं, आप न्यूज़पेपर में एड्स, टेलीविजन पे एड, रेडियो स्टेशन में, आप रेडियो खोलिए गाड़ी में, हर गाने के बाद उनकी आवाज आती है सीएम साहब की। इस समय चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, हर एक पैसा दिल्ली लोगों की सेवा के लिए जाना चाहिए और वो सबसे ज्यादा जरूरी है। वो मैं हमेशा बिलीव करता हूँ, क्योंकि ये वक्त नहीं है एडवर्टाइजमेंट वगैरह देने का, ये वक्त है। और आपने 6 साल में कुछ भी नहीं किया। आपने मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में बात करी, मोहल्ला क्लिनिक्स के बारे में कोई भी बात नहीं करता है। कम से कम आप 6 साल में एक हॉस्पिटल तो नया बना सकते थे दिल्ली में, क्योंकि आप बात कर रहे थे डेवलपमेंट के ऊपर, आप बात कर रहे थे कि हमने दिल्ली को वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर दिए, लेकिन 1 महीने में या 2 महीने में सब कुछ कोलैप्स हो गया। पर क्या दिल्ली में केंद्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी? क्या सबकी जिम्मेदारी एमपीज की ये नहीं? देखिए, मैंने जैसे आपको भी बोला कि एमपी के अंडर आते हैं एमसीडी। मेरे खुद की कॉन्स्टिट्यूएंसी में 2 हॉस्पिटल्स हैं जो अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए हैं। और जब मैंने कमिश्नर ईडीएमसी से बात करी तो उन्होंने बोला कि सर, हमारे को तो ये अथॉरिटी ही नहीं दी गई कि हम इसको कोविड कन्वर्ट कर सके, सिर्फ दिल्ली गवर्नमेंट के पास अथॉरिटी है कि कन्वर्ट कर सके। आप तो सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अल्टीमेटली तो दिल्ली सरकार को ही उसको कन्वर्ट करना है। या तो फिर आप अथॉरिटी दीजिए, या तो फिर एमसीडी के कमिश्नर्स को अथॉरिटी दीजिए कि वो जाके वो कन्वर्ट कर सकें। क्योंकि मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में तो एक भी हॉस्पिटल नहीं है, एक भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नहीं है। जो एमसीडी के हॉस्पिटल्स हैं वहां पर भी कोविड का इलाज नहीं हो रहा, क्योंकि दिल्ली सरकार करना नहीं चाहती। हम तो चाहते हैं चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे एमपीज हो, चाहे एमसीडी हो, चाहे दिल्ली सरकार हो, जब तक सब मिलकर काम नहीं करेंगे और ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं करेंगे। कम से कम अगर आपसे कोई सवाल पूछता है एमपी, तो उसका जवाब तो आप दे सकते हैं। आप मुझसे सवाल पूछिए आप कि मैंने पिछले 4 महीने में क्या किया, अगर सीएम साहब मुझसे पूछेंगे, मैं सारा डेटा उनके सामने रख दूंगा। लेकिन अगर हम उनसे कोई सवाल पूछते हैं तो उनके पास कोई जवाब देने को भी नहीं होता, क्योंकि आप ट्रांसपेरेंसी रखना ही नहीं चाहते, आपके पास इंटेंट ही नहीं है। और इंटेंट इसलिए भी नहीं है क्योंकि आपके पास फाइनेंसेस नहीं है।
फैक्ट ये, अगर आपके पास फाइनेंसेस होते, आप सरकार देखिए, अब मैं बीजेपी का हूं इसलिए मैं सिर्फ बीजेपी के स्टेट्स की बात नहीं के बारे में बात नहीं करूंगा। आप पंजाब में देखिए, पंजाब ने किस तरीके से हैंडल किया, आप केरला में देखिए, केरला ने किस तरीके से हैंडल की है। इतनी मत स्लिंगिंग तो किसी और सरकार में नहीं होती, इतनी ब्लेम गेम तो कोई और सरकार नहीं खेलती। जब आप देखिए कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते। पंजाब कितना बड़ा स्टेट है, दिल्ली से शायद 5 गुना बड़ा स्टेट है पंजाब, लेकिन वो भी तो मैनेज कर रहे हैं। केरला सबसे ज्यादा शुरू में केसेस केरला में आए थे, उन्होंने पूरा टर्न अराउंड कर दिया। सारी प्रॉब्लम्स आप ही को हैं, सारी ब्लेम गेम्स आप ही ने खेलनी है। कभी तो आप खड़े होकर ये बोलिए ना कि हाँ मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये बोलें कि ठीक है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना खराब हो जाएगा, तो मैं फेलियर नहीं मानता, लेकिन मैं चाहता हूं कि ये चीजें बेहतर हो। तो कम से कम एक्सेप्ट तो करें ना, आपको सीएम चुना गया है। आप ये नहीं कर सकते कि दिल्ली की जनता को मरने के लिए छोड़ दें कि जिसका इलाज हो गया, जिसका इलाज नहीं हुआ वो उसकी किस्मत। इसलिए तो इलेक्टेड गवर्नमेंट इलेक्ट नहीं होती। आज आप दिल्ली के सीएम हैं, हर एक व्यक्ति की 2 करोड़ 2.5 करोड़ जनता जो दिल्ली की, उन सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ही कंधों पे है। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके ऑब्नॉक्शियस नंबर्स देके चीजें नहीं बेहतर होंगी। ग्राउंड लेवल पे जाके देखिए कि क्या हालत आपने कर दी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उनको किसी भी तरीके का सपोर्ट चाहिए, हर तरीके के सपोर्ट देने के लिए हम रेडी है, केंद्र सरकार भी रेडी है। तो इसलिए कम से कम सच्चाई बोलिए और सच्ची नीयत के साथ बाहर आइए, हम जरूर इकट्ठे मिलकर काम करेंगे। क्योंकि कोर्ट्स की तरफ से भी यह बात कह दी गई है, न सिर्फ हाई कोर्ट बल्कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी यह टिप्पणी आई है दिल्ली के कंडीशंस को लेकर। टेस्ट्स क्यों सिर्फ उतने ही लैब्स में रहें, क्योंकि अगर हम प्राइवेट और सरकारी दोनों लैब्स को भी मिला लें तो उतने टेस्ट नहीं पॉसिबल हो पा रहे हैं जितने की जरूरत है आज दिल्ली में। दिल्ली की जो पॉलिटिकल सिचुएशन, जो कंट्रोल किस चीज पर नहीं, जिस चीज की बात बार बार अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि मेरे पास पूरा 100% कंट्रोल नहीं है, क्या आपको लगता है कि ये एक कारण हो सकता है कि दिल्ली का सिचुएशन ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है बाकी जगहों से? देखिए, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स का कंट्रोल तो आपके पास था। 6 साल में आपने उन हॉस्पिटल्स की क्या हालत करी है। और मैं आपको अगर मैं आपको ये आंसर दूंगा तो आपको फिर लगेगा कि मैं पॉलिटिक्स करना चाहता हूँ। 6 महीने पहले जब ये वायरस नहीं आया था, मैं लाल बहादुर शास्त्री हॉस्पिटल में गया था अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। एक बेड पे 3 बच्चे लेटे हुए थे, और वो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है। ये आपने 6 साल में इन्वेस्ट किया दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। कम से कम वो हॉस्पिटल्स तो आपके अंडर आते हैं। एक बेड पे 3 बच्चे। और जब मैंने वहां पर एमएस से पूछा तो उन्होंने बोला कि हमने 1000 बेड्स का कब से प्रपोजल दिया हुआ है और कोई एक्शन नहीं हुआ उसके ऊपर। कितनी अनफॉर्चुनेट है ये। और ये कौन सफर कर रहा है? आपका तो इलाज आरएमएल में हो जाएगा, आपका तो इलाज एम्स में हो जाएगा, सफदरजंग में हो जाएगा। आपको टेस्टिंग करवाने की जरूरत पड़ी तो आपने टेस्ट भी करवा लिया, 3 घंटे में आपको रिपोर्ट भी मिल गई, ठीक है। लेकिन जो कॉमन आदमी है, जो 3-3, 4-4 दिन धक्के खा रहा है सिर्फ एक टेस्टिंग के लिए, और कई बार उनकी टेस्टिंग भी नहीं हो रही, उनकी क्या गलती है? आप उनके भी सीएम हैं। आप सिर्फ एड्स देने के सीएम नहीं है या बड़े बड़े वायदे करने के सीएम नहीं है। और ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखी है 6 महीने पहले जो हालत थी। मतलब आप अगर उन हॉस्पिटल्स की हालत जाके देख लेंगे तो आपको शर्म आ जाएगी कि यहाँ पर किस तरीके से इलाज हो रहा है। वो तो दिल्ली, वो भी आपके अंडर नहीं है। माना कि ठीक है कि आपके पास कंप्लीट कंट्रोल नहीं है, आप हमेशा हर चीज में सेंटर पे ब्लेम करते हैं कि जी पुलिस मेरे अंडर नहीं है, मेरे को स्टेटहुड चाहिए। लेकिन जो चीज आपके अंडर है उसकी आपने क्या चीजें बेहतर करी हैं, आप उसका तो जवाब दें। आपने मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, आपने कह दिया कि इसकी तो यूएस में स्टडी हुई है, इसकी यूके में स्टडी हुई है। कहाँ गए वो मोहल्ला क्लिनिक? जहां पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे, वहां पर आपने 1 रुपया भी सही तरीके से इन्वेस्ट नहीं किया। सिर्फ वापस सत्ता में आने के लिए आपने वही एक चीज करी है, बाकी आपने दिल्ली की जनता को मरने के लिए बिल्कुल छोड़ दी है। तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। गौतम, क्योंकि 2 चीजें इस समय दिल्ली में चल रही हैं। एक तो ऐसा है कि ऐसा नहीं कि कोरोना का लॉकडाउन जो है वो अधिकतर अब तो अनलॉक ही है, दिल्ली में खासकर अधिकतर चीजें अनलॉक हो चुकी हैं। तो इसीलिए लोगों को जो रोजगार का संकट पैदा हुआ था और पैसों की जो समस्या, जिसकी वजह से हमने आपको भी देखा और बहुत सारे लोग ऐसे जो उन गरीबों को खाना खिलाने में, राशन पहुंचाने में जुटे रहे थे दिन रात, ऐसी तस्वीरें थी। लेकिन आज भी उन लोगों को वो समस्या है, उससे जूझ रहे हैं। और साथ में ये मर्ज जो है, ये जो बीमारी है, वो भी बढ़ते जा रही है। तो अब दिल्ली निकलेगी कैसे इससे, अगर ऐसे ही चलता रहा तो? श्वेता जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी था माइग्रेंट्स के बारे में सोचना। शुरू में सबसे पहला अगर कोई स्टेप लिया जाना चाहिए था तो उनके बारे में सोचना चाहिए था। दिल्ली सरकार उनको राशन दे रही थी तो 4 किलो गेहूं दे रही थी, आटा नहीं। मतलब
4-4, 5-5, 6-6 घंटे लाइन में खड़े होने के बाद जब आपको राशन मिला भी तो उसमें भी आपको गेहूं मिला, आटा नहीं। फिर उसके बाद आप गेहूं पिसवा के उसको आटा आटा बनाने के लिए भी आप 4-4, 5-5 घंटे खड़े हुए। इस तरीके से आप सोचना चाहते हैं? देखिए, मैं नहीं बताना चाहता कि मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने लोगों को टच किया, वो आपको जनता बताएगी, क्योंकि मैं अपने बारे में बोलूंगा तो उसका कोई फायदा नहीं है। क्योंकि असली आपकी अचीवमेंट वो है कि जब जनता आपके बारे में बोले कि क्या मैंने उनकी जिंदगी टच करी है या नहीं करी। लेकिन ये दिल्ली सरकार की कंट्रीब्यूशन है कि जब आप राशन की बात करो तो आप गेहूं प्रोवाइड करते हैं, और उसके अलावा 6-6 घंटे की जब लाइन में खड़े होते हैं, मेरे घर के सामने स्कूल है जहां पर प्रोवाइड कर रहे थे, 6-6 घंटे लोग सुबह लाइन में खड़े होते थे, और उसके बावजूद भी उनको राशन नहीं मिलता था। जब मिलता था तो गेहूं मिलता था, जिसको फिर उनको 6-6 घंटे लाइन में खड़े होकर पिसवाना पड़ता था। आपने ना माइग्रेंट्स के बारे में सोचा, ना आपने डॉक्टर्स के बारे में सोचा, ना आपने नर्सेस के बारे में सोचा, किसी के किस चीज के बारे में आपने सोचा? टेस्टिंग की बात करो, आपने प्राइवेट लैब्स को मना कर दिया कि हम टेस्टिंग नहीं होने देंगे। आपने डेथ के नंबर पे फच किए, मतलब आप डेथ नंबर्स पे भी फच कर सकते हैं। एक्सेप्ट करिए ना, जिसके घर का व्यक्ति गया उससे ज्यादा खराब किसी को नहीं लगेगा। कम से कम थोड़े तो इमोशंस दिखाइए। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बड़े बड़े नंबर्स देने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। एक इंसानियत तो दिखाइए। कॉमन आदमी जो सफर कर रहा है उसके साथ खड़े रहिए। कब खड़े आप होंगे? लोगों ने अपनी तरफ से मदद का हाथ बढ़ाया है, आपने कहा है कि आइए हम कोऑपरेट करें, हम मिलकर एक साथ बढ़े, हम दिल्ली को इस समस्या से उबारें। एक आपको मैं इसका आंसर देता हूं। सबसे पहले अगर मैंने डोनेट किया अपने एमपी लाट फंड से, तो वो पीएम केयर में या पीएम रिलीफ फंड में नहीं किया, वो सीएम रिलीफ फंड में किया था, 1 करोड़ रुपए। क्योंकि मैं जानता था कि दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की हालत बहुत नाजुक है और वहां बहुत चीजें खराब होने वाली हैं। 1 करोड़ रुपए सबसे पहले मैंने वहां पर सीएम साहब को ऑफर करे थे। उसके बाद 5,500 पीपीपी किट मैंने अपनी फाउंडेशन के थ्रू प्रोवाइड करी थी, और जिसमें से 3,500 एलएनजेपी हॉस्पिटल और दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में प्रोवाइड करी है। इसके अलावा मास्क हो गए या फिर फेस शील्ड हो गई, वो भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल में, और उसकी रिसीविंग्स भी है मेरे पास। अगर आप चाहेंगे तो मैं दिखा दूंगा। जिस तरीके से उन्होंने मदद मुझसे मांगी, मैंने हर तरीके से मदद करी है। संजय सिंह जी ने मुझे बोला क्या हो सकता है तो आप एलएनजेपी हॉस्पिटल में पीपीपी किट्स प्रोवाइड करवा दीजिए। अगले दिन ही हमने करवाई। अगर मैं मेरी फाउंडेशन एज एन इंडिविजुअल वो अगर प्रोवाइड करवा सकती है तो दिल्ली सरकार पीपीपी किट्स प्रोवाइड नहीं करवा सकती। आप ब्लेम करते हैं डॉक्टर्स को, आप ब्लेम करते हैं नर्सेस को, जो फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, जिनको ये जंग जीतनी है। आप उनको भी अगर चीजें प्रोवाइड नहीं कराएंगे, और आप प्रोवाइड करा सकते भी नहीं थे, टू बी ऑनेस्ट। देखो, इसमें आप राजनीति ही कर सकते थे क्योंकि आपके पास फंड्स ही नहीं थे। चीजें तो पैसे से ही होंगी ना। जब पैसा होगा तभी तो आप खरीद के देंगे, पैसा होगा तभी तो आप माइग्रेंट्स को राशन देंगे, पैसा होगा तभी तो पीपीपी किट्स प्रोवाइड करेंगे। अगर पैसा होगा तभी तो आप लॉकडाउन को एक्सटेंड कर सकते। केंद्र की तरफ से मदद के तौर पर नहीं आने हैं ये पैसे, क्योंकि दिल्ली सरकार भी कह रही है ये। माइग्रेंट्स के लिए तो केंद्र ने सारे सरकारों को दिए, आपने उसको कहां यूज किए? सारे सरकारों को माइग्रेंट्स। लेकिन हाँ, एक्स्ट्रा पैकेज किसी को नहीं दिया। शुरू में तो सारे स्टेट्स को केंद्र सरकार ने माइग्रेंट्स को हेल्प करने के लिए दिए थे। आप उसको बताइए तो सही, आपने कहां पर उसको यूज किया? 25 लाख लोग दिल्ली छोड़ के चले गए, आपने एक व्यक्ति को वापस नहीं बुलाया। यूपी सरकार ने 16 लाख लोगों को वापस माइग्रेंट्स को अपने स्टेट में अब्सॉर्ब किया, आपने कितने लोगों को अब्सॉर्ब किए? इसका तो आप कम से कम उनको जवाब देना पड़ेगा ना। मैं तो आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं तो दिल्ली का सीएम नहीं हूं, या बीजेपी की सरकार तो नहीं है, आम आदमी पार्टी की सरकार है जिनके सीएम अरविंद केजरीवाल जी। इन सारे सवालों के जवाब कब देंगे? आज तक एमसीडी का एक भी हॉस्पिटल क्यों नहीं कोविड टर्न हुआ? सारी अथॉरिटी आपने खुद रखी हुई, क्योंकि आप चाहते ही नहीं है कि एमसीडी को किसी भी तरीके का कोई भी क्रेडिट मिले। और ये क्रेडिट की बात नहीं है, लोगों को बेहतर जिंदगी, लोगों की जिंदगी बचाने का सवाल है। 25 लाख लोग दिल्ली छोड़ के चले जाते हैं, जब आप 1 करोड़ लोगों को रोज खाना और राशन बांट रहे थे। और उसके बावजूद कौन 350, 400, 500 किलोमीटर अपने बच्चों के साथ चल के जाना चाहता है, जिसको खाना पानी सब मिल रहा हो? अगर खाना और पानी सब मिल रहा होता दिल्ली में, मैं भी ना छोड़ के जाता। अगर मैं माइग्रेंट होता तो मेरे को कोई शौक नहीं है 500 किलोमीटर पैदल चल के जाना। बताइए तो सही, आपने किन 1 करोड़ लोगों को रोज राशन और खाना बांटा है? और अगर बांटा है तो फिर इसका जवाब कौन देगा कि इतने लोग चले गए? प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके ये बोलना कि जी हम तो चाहते हैं जहां पर वो है वहां रुकें। रुकने के लिए कुछ करिए तो सही। बोलने से कुछ नहीं होगा, काम करने से कुछ होगा। और अनफॉर्चुनेट है ये बहुत कि आपने कुछ नहीं किया दिल्ली के लिए। ये बातें सुनकर सबको, दिल्ली में जितने भी लोग रहते हैं, और चूंकि पूरा देश राजधानी की तरफ देखता है, सब चाहते हैं कि दिल्ली एक मॉडल के तौर पर रहे कोरोना से जो लड़ाई हमारी चल रही है उसमें। गौतम, इस बातचीत को खत्म करते हुए मैं जरा सा आपको उस मुद्दे की तरफ भी ले जाना चाहती हूं जो दरअसल
राष्ट्रवाद से जुड़े हुए आपके तमाम मुद्दे सामने आते हैं। अभी से नहीं, राजनीति में आने से पहले, प्रवेश से पहले पाकिस्तान के कई क्रिकेटरों ने भारत से मदद की गुहार लगाई थी और बाद में हमने देखा किस तरीके से पलट गए और शाहिद अफरीदी ने क्या क्या कहा। हमसे कुछ देर पहले यह खबर आई कि शाहिद अफरीदी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आप इस समय कुछ कहना चाहेंगे कि पाकिस्तान ने मदद की पेशकश कर दी थी भारत को कि आप कोरोना से लड़ने में हम मदद करना चाहते हैं आपकी, और जबकि खुद उसकी स्थिति ठीक नहीं है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये वायरस किसी को भी नहीं होना चाहिए, और मेरे और शाहिद अफरीदी के पॉलिटिकल डिफरेंसेस जरूर हो सकते हैं, और मैं ये चाहूंगा कि वो जल्दी से जल्दी रिकवर हो, लेकिन उनसे ज्यादा जरूरी है कि मेरे देश का जो एक आम व्यक्ति है जो कोरोना पॉजिटिव हो चुका है वो जल्दी से जल्दी ठीक हो, जो अपनी जिंदगी अपने फैमिली के साथ सही तरीके से बिता सके। वो मेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मेरे को अपने देश के लोगों की चिंता करना बहुत ज्यादा जरूरी है। प्लस पाकिस्तान ने अगर मदद के लिए बोला है कि हम मदद करने के लिए तैयार हैं, देखिए आप अपने देश की मदद करिए, वो बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके देश में भी आवाम को बहुत ज्यादा जरूरत है मदद की। बाकी अगर आपने मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया तो हम बिल्कुल उसका शुक्रिया करते हैं, लेकिन हो सके तो कम से कम सबसे ज्यादा जरूरी है कि जो टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, वो बंद करिए, क्योंकि इस स्थिति में भी जब पूरी दुनिया वायरस के साथ लड़ रही है, आज भी हमारे जवान कश्मीर में या फिर आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रहा है, तो कम से कम ये चीज तो वो बंद करें, क्योंकि मुझे ज्यादा होप नहीं है उनसे, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति सिर्फ कश्मीर पे ही टिकी होती है, और उनका और कोई मुझे लगता नहीं कि वजूद भी है कि कश्मीर के अलावा वो कभी कहीं और डाइवर्ट हो सकते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप करें rather than कि हमारे को अपना हाथ आगे बढ़ाने के लिए, कि हमारी मदद करने के लिए। हमारी सबसे बड़ी मदद यही होगी कि जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है या फिर हमारे जो जवान है वो सुरक्षित रहें, और आपकी भी जनता सुरक्षित रहे। बहुत बड़ी बात आपने की है गौतम, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। गौतम गंभीर, पूर्वी दिल्ली के सांसद, हमसे बातचीत कर रहे थे। बात हम सलाम क्रिकेट की भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर चर्चा दिल्ली में कोरोना के हाल को लेकर थी। पर सलाम क्रिकेट आज तक पर जारी रहेगा। आगे सचिन तेंदुलकर से भी खास बातचीत होगी। आप देखते रहिए आज तक।